हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो लेक्चर के अंदर। तो अभी हम पढ़ रहे हैं पदार्थ विज्ञान बीएमएस फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट, और उसके अंदर भी हमने आप्तोपदेश का बेसिक इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट था वो पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर देख लिया है। आज का ये वीडियो लेक्चर हम लेक्चर नंबर 2 आप्तोपदेश के बारे में जानेंगे, और आज का जो पर्टिकुलर टॉपिक है वीडियो लेक्चर का वो है शब्द प्रमाण। तो एनसीआईएसएम सिलेबस को जब आप खोल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप्तोपदेश के अंदर हमको शब्द भी जो है प्रमाण के रूप में पढ़ना पड़ता है, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ता है, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, इजीली अंडरस्टैंड नहीं होता है। लेकिन आज के वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपकी सारी जो भी कॉम्प्लिकेशन है इस टॉपिक से रिलेटेड वो खत्म हो जाएगी। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक अच्छे लगते हैं तो इसको वीडियो लेक्चर्स को लाइक भी कर दो। और आजकल एक यूट्यूब पे हाइप का भी नया ऑप्शन आया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर आप रियल में बीएमएस स्टॉक को सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियोस को हाइप भी जरूर करो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि शब्द प्रमाण कहाँ से आया। तो अभी हमको पता चला कि आप्तोपदेश होते हैं वो ज्ञाता होते हैं, और वही जो है कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट लिखते हैं और हम उसको फॉलो करते हैं। अब अगर हमको किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, अगर हमको किसी के साथ बात करनी है, तो उसके लिए हमको किसका सहारा लेना पड़ेगा? हमको वर्ड्स का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन क्या वो वर्ड सही होते हैं? क्या हमेशा सच वर्ड होते हैं या झूठे भी कुछ चीजें होती हैं? वो सब हम यहाँ पे अंदर समझने वाले हैं। तो एक्चुअल में शब्द प्रमाण क्या है वो समझते हैं। तो एवरी वर्ड और शब्द कैन नॉट बिकम द प्रूफ फॉर द अटेंडिंग ट्रू नॉलेज। सही बात है, हम हजारों शब्द दिन में बोलते हैं, लेकिन हर एक वर्ड से, हर एक शब्द से हमको ट्रू नॉलेज अटेंड होगा ये जरूरी नहीं है। बट जो भी हमारे गुरुज होते हैं, जो आचार्यज होते हैं, जो आप्ताज होते हैं, उनके जो ईच एंड एवरी वर्ड जो होते हैं ना, उसके अंदर कुछ न कुछ मीनिंग छुपा होता है और कुछ न कुछ उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग छुपी हुई होती है। देयरफॉर द वेदास और आप्तवचनाज आर सेड एज द शब्द प्रमाण। यानी कि जो आप्त जो बोलते हैं या जो वेदों में लिखे हुए शब्द हैं, उसी से हमको हमेशा से ट्रू नॉलेज होगा। हम बोलते हैं ना कि हमारे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भगवत गीता भी पढ़ रहा है या हमारे गुरु जब प्रवचन देते हैं, तो उनके अंदर ईच एंड एवरी पॉइंट जो होता है वो हमारे लिए सार्थक होता है। हमको वहां से कुछ न कुछ ट्रू नॉलेज मिलता ही है, और उसी को क्या बोलते हैं? हम शब्द बोलते हैं। अब जो तर्क संग्रह है वो क्या बोलते हैं? उन्होंने बोला कि आप्तोपदेश के द्वारा जो बोला जाएगा वो सब क्या होंगे? शब्द होंगे। आप्तोपदेश इज द शब्द। सिंगल और a group of word have the power of communication. The effect of communication increase when the shabda comes from the someone who speaks only truth and has real knowledge. यानी कि जिसके पास रियल नॉलेज है और वो पर्सन जो हमेशा सच बोलता है, उसी से हमको जो है हमारा कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव होगा, और उसी कम्युनिकेशन से हमको नॉलेज मिलेगा। और वो जो नॉलेज का जो सहारा है, वो कम्युनिकेशन का जो सहारा है वो है शब्द। आपको अब पता चला होगा कि शब्द कहानी में क्यों आया। तो इसके बेसिक एक दो वर्ड की डेफिनेशन है, आपको कंपलसरी बाय हार्ट हो जाएगी। आप्तो वाक्य शब्द और आप्तोपदेश शब्द। इनका रेफरेंस याद नहीं हो रहा, इट्स ओके, बट आपको डायरेक्टली ये याद होना चाहिए कि आप्तवाक्य शब्द, आप्तोपदेश शब्द। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। इसी के अंदर इसका सब टॉपिक है वो है शब्द का क्लासिफिकेशन, यानी कि चरकोक्त शब्दस्य लक्षणम भेदस्य वर्णनम। यानी कि चरक में लिखे हुए शब्दों के लक्षण क्या है, कितने उसके भेद हैं, उन सब का वर्णन हम अभी देख रहे हैं। एनसीआईएसएम का टू दी पॉइंट चल रहा है सिलेबस, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा, तो वीडियो लेक्चर के अंदर बने रहिए। अकॉर्डिंग टू चरक द शब्द इज कलेक्शन ऑफ द लेटर्स। जब हम आचार्य चरक द्वारा जो चरक संहिता है उसके अंदर हम विमान स्थान पढ़ेंगे, और विमान स्थान का भी 8वां अध्याय रोग बेशक जीतीय विमान अध्याय नाम है उसका, उसके अंदर शब्द की डेफिनेशन मिलती है। कोई इंटरेस्टेड है तो आप सर्च कर सकते हो। शब्दों नाम वर्ण सामान्य सामान्य, यानी कि चरक विमान देखो 8 चैप्टर 36 श्लोक है ये क्या लिखा हुआ है कि दिस इज अ वर्ड कंप्राइजिंग ऑफ द लेटर वर्ण समूह, यानी कि जो ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं उनसे मिलकर जो है शब्द बना होता है। स चतुर्विधः दृष्टार्थ अदृष्टार्थश्च सत्य अनर्थश्चेति, यानी कि आचार्य चरक उसी पर्टिकुलर श्लोक के कंटिन्यूएशन करते हुए हमको शब्द के टाइप्स भी बताते हैं, और वो बोलते हैं कि शब्द 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनृत। ये 4 टाइप के शब्द उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। अब यहाँ पे आप चाहो तो एक फ्लो चार्ट जैसा भी बना सकते हो, साइड में लिखो शब्द और शब्द से 4 ऐसा एरो करके इनके टाइप्स लिखो।
तो अब ईच एंड एवरी टाइप को हम यहाँ पे समझने जा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। पहला देखते हैं दृष्टार्थ। पता ही चलता है दृष्टार्थ मतलब कि द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस आर एक्सपीरियंस्ड बाय द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और थ्रू प्रत्यक्ष प्रमाण। एग्जाम्पल क्या है? दोष गेट एग्रीवेटेड बिकॉज ऑफ द थ्री कोज। जब आप अष्टांग हृदय का जब पहला अभी पढ़ रहे होंगे, वाग्भटा रचित अष्टांग हृदय का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, या जब आप चरक संहिता भी पढ़ रहे होंगे, तो आपको जगह जगह पे मिलता है कि किसी भी डिजीज को या दोषों का प्रकोप होने के लिए या दोषों की क्षय वृद्धि होने के लिए जो तीन बेसिक हेतुज होते हैं, जो तीन बेसिक पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, वो होते हैं क्या? कालार्थ कर्मणा योगो हीन मिथ्याति योग्यस्य सम्य योग्यस्य विज्ञेयो रोगारोग्य के कारणम। तो इसमें क्या आता है कि दो असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग, मतलब कि हमारी जो इंद्रियाज होती हैं, या तो अति योग कर लो या अयोग कर लो उनका, और प्रज्ञा अपराध कर लो, और परिणामश्चेति। प्रज्ञा अपराध मतलब कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमको फॉलो करना है, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, दिनचर्या पालन, ऋतुचर्या पालन, सद्व्रता पालन, ये सारे जो हमको करना चाहिए, रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो उसको बोला जाता है प्रज्ञा अपराध। धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्म कुरुते यत अशुभम, उसको प्रज्ञा अपराध से जानिए त्रिदोष प्रकोप कारण। जब आप चरक का ये पढ़ोगे शारीरिक स्थान, तब वहां पे आपको समझाया जाएगा कि जो प्रज्ञा अपराध होता है वो त्रिदोष प्रकोपक होते हैं। और ये और क्या है? परिणामन। इसका मतलब भी यही होता है कि इन सब के रिजल्ट, अगर इतना ही आपने मिथ्या चीजों को किया, आपने पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जो आपको करने चाहिए थे, उसकी वजह से दोषों का प्रकोप होता है। और ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, ये क्या है? दृष्टार्थ है। हमको तो नहीं समझ में आया, कुछ और एग्जाम्पल दीजिए। तो सिंपल सा एग्जाम्पल ये है कि भाई साहब, अगर आपको स्पीड गाड़ी मत चलाओ, क्योंकि अगर गाड़ी स्पीड चलाई तो ठुकोगे, और ठुकोगे तो हाथ पैर टूटेंगे और आपकी मौत भी हो सकती है। बिना हेलमेट के गाड़ी मत चलाओ, एक्सीडेंट हो सकता है। इतनी ज्यादा ओवर स्पीडिंग मत करो, एक्सीडेंट हो सकता है। जहर मत खाओ, मर सकते हो। तो ये सब क्या है? मतलब कि इन सेंटेंस को सुनने के बाद, इन वर्ड्स के ग्रुप्स को सुनने के बाद हमको डायरेक्ट उसका मीनिंग समझ में आ रहा है, वो है दृष्टार्थ। फर्क इतना ही है कि जो मैंने एग्जांपल दिए वो बेसिक है, वो लेमैन को, इजी पर्सन को समझने के लिए है। और अगर हम आयुर्वेद की भाषा के अंदर जाएं तो आपको ये एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई साहब, दोषों को एग्रीवेटिंग फैक्टर्स के लिए जो है हमको तीन कारण बताए हैं: असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम। और इनकी वजह से जो है हमको दोषों का प्रकोप होता है, और उसी से जो है बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो डिजीज हैं वो कॉज होती हैं। ये आयुर्वेद के हिसाब से ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है अदृष्टार्थ, मतलब कि इसी का जस्ट ऑपोजिट। द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस और शब्द इज नॉट रियलाइज्ड बाय द डायरेक्ट परसेप्शन प्रत्यक्ष प्रमाण, बट इज नॉन बाय द इंफरेंस, यानी कि अनुमान प्रमाण। तो ये होता है अदृष्टार्थ। इधर क्या लिखा हुआ एग्जाम्पल कि पुनर्जन्म इज देयर आफ्टर मृत्यु, है ना, और अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द मोक्ष। अब क्या होता है कि अदृष्टार्थ मतलब कि आपको सीधी सीधी लाइन बोली, उसका मीनिंग नहीं समझ में आएगा, आपको उसका अनुमान वहां पे लगाना पड़ेगा। तो क्या हो सकता है कि जो पुनर्जन्म का कंसेप्ट होता है, वो क्या बोलते हैं कि पुनर्जन्म जो है मृत्यु के बाद आदमी का पुनर्जन्म होता है। तो अब आपको मीनिंग क्या समझना है कि भाई साहब, मृत्यु के बाद किसी का पुनर्जन्म हुआ है, मतलब उसको मोक्ष नहीं मिला है। अगर उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई होती तो क्या उसका पुनर्जन्म होता? उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये हमको कहां से समझा? ये हमको अनुमान प्रमाण से समझा, ये हमको प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं समझा है। तो वो क्या हो गया? अदृष्टार्थ हो गया। ये डायरेक्ट आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट तीसरा आता है सत्य। सत्य मतलब कि जो द फैक्ट और द वर्ड और शब्द विच आर ट्रू और रियल आर सेड बाय द सत्य। ये आपको पता है, सत्यो नाम यथाभूतम, एग्जैक्टली वर्डिंग, एग्जैक्ट सच बोलना, जैसा का वैसा है, एकदम करेक्ट बोलना, लॉजिकल या फैक्चुअल बेस्ड जो अंडरस्टैंडिंग होती है, फैक्चुअल बेस्ड जो स्टेटमेंट्स होते हैं, वो सब सत्य के अंदर आते हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से इसका एग्जाम्पल देखें तो क्या हो गया? चिकित्सा। आयुर्वेद के अंदर जो भी चिकित्सा बोली है वो साध्य व्याधियों के बारे में बोली है, साध्य व्याधि के लिए बोला हुआ है। तो ये सब क्या है? सत्य है। सत्य नाम यथार्थ भूतम। यथार्थ भूतम मीन्स कि उसका एग्जैक्टली जो मीनिंग है वो हमको डायरेक्ट समझ में आता है, यानी कि शब्द या
जो ग्रुप ऑफ सेंटेंस, ग्रुप ऑफ द वर्ड्स है उससे मिलकर सेंटेंस बना है, उसको जो है एकदम ट्रू और फैक्चुअल बेसिस चीजें हैं और उनको वैसी की वैसी अंडरस्टैंडिंग हमको होती है, वो सब कहाँ पे आते हैं, सत्य के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है अनृत शब्द। अनृत मतलब कि फाल्स, और जो क्या बोलते हैं, जो हम गलत जो चीजें बोल देते हैं, यानी कि झूठ जो ज्यादा बोलते हैं, वो सब जो है अनृत वर्ण के अंदर आते हैं। मैं आपको बोल दूं कि भाई साहब आप जहर पी लो एक आधा लीटर छोड़ो, आप 2 घुटक जहर पी लो, आपको कभी मौत नहीं होगी, आप नहीं मरोगे, क्या ऐसा हो सकता है? और ये तो एक चलो आयुर्वेद की भाषा के अंदर का एक एग्जाम्पल है, लेकिन अगर नॉर्मल भाषा के अंदर समझे तो कि भाई 100 की स्पीड से गाड़ी चलाओ, जाके ट्रक में ठोक दो, फिर भी तुमको कुछ नहीं होगा, तुम एकदम ऐसे कुछ भी तुमको हानि नहीं होगी, तुम्हारा ब्लड लॉस कुछ नहीं होगा, तुमको कुछ इंजरी नहीं होगी, क्या ऐसा हो सकता है? मतलब कि सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं ना। और झूठ ऐसे भी बोला जा रहा है आजकल, तो आपको पता है सुबह से लेके शाम तक हम लोग कितने सत्य और कितने अनृत यानी कि झूठ का यूज सहारा लेते हैं। तो ये जो सत्य का जो विपरीत होता है, यानी कि सत्य का जो ऑपोजिट करने वाले होते हैं, वो अनृत होते हैं, यानी कि वो झूठ जो स्टेटमेंट होते हैं, जो फॉल्स स्टेटमेंट होते हैं, वो सब अनृत के अंदर आते हैं। और अगर आयुर्वेद की भाषा के अंदर आप इसका एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो क्या दे सकते हैं, देयर इज नो मृत्यु ऑन इनटेक ऑफ विषा और पॉइजन। बात गलत है, स्पष्ट है, ओके। तो ये चारों टाइप के जो शब्द हैं आचार्य चरक के अकॉर्डिंग हमने उसका अंडरस्टैंड किया है। मैंने आपको बेसिक एग्जांपल इसलिए दिए हैं ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग और इसका जो कंसेप्चुअल बैकग्राउंड है वो अच्छे से क्लियर हो पाए और लंबे समय तक आप चीजों को याद रख पाए। अगर अब तक आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो प्लीज यार लाइक कर दो वीडियो लेक्चर को, और जो हाइप है वो भी कर दो, ताकि बहुत से लोगों की फीड में ये वीडियो लेक्चर जाए और अल्टीमेटली बीएमएस टॉक को भी सपोर्ट हो, है ना। हम मेरे को भी कंटिन्यू मोटिवेशन चाहिए रहता है, इसलिए प्लीज इतना तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन जो शब्द है उसको 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है, लौकिक शब्द, अलौकिक या वैदिक शब्द और साधारण शब्द। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया भी तो आपको पहले चरकोक्त करके लिखना है, फिर वहां पे आपको 4 टाइप के शब्द वहां पे बताने हैं, दृष्टार्थ, अर्धष्टार्थ, सत्य और अनृत, और फिर आपको फिर सेकंड क्लासिफिकेशन बताना है। उसके अंदर क्या करना है, लौकिक शब्द, अलौकिक शब्द, और अलौकिक शब्द को क्या बोलते हैं, वैदिक शब्द और साधारण शब्द। अगर वाइवा की बात करें और ऑल इंडिया पीजी एंट्रेंस की बात करें तो हमको जो है वैदिक शब्द और अलौकिक शब्द के अंदर कंफ्यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको देखना है कि दोनों का मीनिंग सेम ही है। पहला देखते हैं लौकिक शब्द क्या होता है। तो लौकिक मीन्स द वर्ड सेड बाय एन आप्ताज और ऑथोरिटेटिव पर्सन आर सेड एज लौकिक शब्द, दे आर रियल एंड नॉन कंट्रोवर्शियल। सीधा सीधा मतलब है कि जो चरक ने जो बोला है, आचार्य वाग्भट ने जो बोला है, आचार्य सुश्रुत ने जो बोला है, आचार्य हारित ने जो बोला, आचार्य भैल ने जो बोला है, ये सारे के सारे जो शब्द हैं, उनके द्वारा जो की गई कृतियां हैं, उनके द्वारा किया गया जो रचना का विषय है, उनके द्वारा दिया गया जो उपदेश है, वो सारे के सारे उपदेश क्या हैं, लौकिक शब्द हैं। कुछ कंट्रोवर्सी नहीं है, बोले गए चीजें एकदम यथार्थ ज्ञान का अनुभव करवाती है, और जो भी उनको पढ़ता है या जो भी उनको ज्ञान ग्रहण करना चाहता है उसको यथार्थ नॉलेज की उपलब्धि या प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है अलौकिक शब्द या वैदिक शब्द। द सेंटेंस ऑफ द वेदास आर सेड एज वैदिक शब्द। जो वेदास में जो लिखे हुए सेंटेंसेस हैं, जितने भी हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद हैं, वो सब जो हैं अलौकिक के अंदर आते हैं या वो वैदिक शब्द के नाम से जाने जाते हैं। और नेक्स्ट है साधारण शब्द। आप और मैं, हम दोनों आम आदमी है ना तो हमारे द्वारा जो भी वर्ड्स बोले जाएंगे वो सब कैसे होंगे, साधारण शब्द होंगे ना। तो द वर्ड प्रोनाउंस और यूज्ड बाय द कॉमन मैन इन हिज डेली लाइफ आर साधारण शब्द। बेसिक है साधारण शब्द। भाई मैं तो साधारण हूँ, आप लोग साधारण हो नहीं हो मुझे नहीं पता, बट मैं तो साधारण हूँ, और मेरे द्वारा जो वर्ड यूज होते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर वो सब साधारण शब्द के अंदर आते हैं। द सेंटेंस एंड द टीचिंग सेड बाय द ऑथोरिटेटिव पर्सन एंड द वैदिक ह्यूमंस आर रियल, hence only the लौकिक and अलौकिक शब्द are considered as the शब्द प्रमाण। यानी कि जो लौकिक शब्द हैं और जो अलौकिक शब्द हैं उन्हीं को जो है शब्द प्रमाण के अंदर कंसिडर किया जाना चाहिए, लेकिन जो साधारण शब्द जो मेरे जैसा आदमी बोलता है वो इन दोनों से ही जो है अलग हैं। और ये तीनों का क्लासिफिकेशन आपको समझा होगा और अंडरस्टैंड भी हुआ होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड शब्द एज पर दी चक्रपाणी दत्त। आपको कमेंट करके मेरे को बताना है कि चक्रपाणी दत्त कौन है। अगर अब तक आपने वीडियो लेक्चर देखा है आपको सर्च करके बताना है कि चक्रपाणी दत्त कौन सा है। नीचे एक एमसीक्यू भी आएगा आपको कमेंट सेक्शन के अंदर, उसका भी आंसर दो। परम आप्त ब्रह्मादि प्रणीत और लौकिक आप्त प्रणीत,
पहला क्या है, परम आप्त ब्रह्मादि प्रणीत, हाईली इंटेलिजेंट पर्सन सेज दिस। अब भाई साहब अगर ब्रह्म भगवान, अगर श्री राम जी भगवान, श्री कृष्ण भगवान, ये सब अगर कुछ उपदेश करते हैं तो दिस इज अ परम आपता। वो आपता भी नहीं है, वो परम आपता है, आचार्य चरक आपता है। परम आपता कौन है? ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापति मजिग्रह सौवस्विनो सहस्राक्षरम। याद है श्लोका? अष्टांग हृदय फर्स्ट चैप्टर का श्लोका है, नहीं है तो रिवाइज करो। लौकिक आप्त प्रणीत मतलब कि दोज हैविंग क्वालिटीज ऑफ आप्ता, दिस इज सेड बाय द, हाँ देखो पहला वाला क्या है, परम आप्ता। परम आप्ता कौन है? भगवान है। और लौकिक आप्ता, लौकिक मतलब कि इस लोक के अंदर, जो इस भूधरा के अंदर, जो भूधरा के ऊपर पैदा हुए और वो जो आपता बने, चरक हो गया, सुश्रुत हो गया, वाग्भट हो गया, है ना, तो वो सब का इसके अंदर आएंगे, लौकिक के अंदर आएंगे। बेसिकली पहले वाले दो अगर आपको ये वाला लौकिक अलौकिक साधारण शब्द वाला और सत्य अनृत वाला याद रहा तो बहुत है। नेक्स्ट है शब्द अकॉर्डिंग टू न्याय, न्याय और या तर्क संग्रह। तो शब्द इज गुना ऑफ आकाश महाभूत, ओके, इट इज वन, वन मीन्स एक, एंड विभु, विभु मतलब की प्रिवेडिंग, एंड नेक्स्ट इज द इंटरनल यानी कि नित्य, ये नित्य होता है शब्द, इसका कोई ऐसा क्या बोलते हैं वो है ना एक कि न तो बनाया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, इंटरनल होता है ये। तो शब्द गुणम, शब्द गुणकम आकाशम तच्चेकम विभु नित्यश्च, ये लाइन है। नेक्स्ट है ध्वन्यात्मक शब्द। आपको ये याद रखना है कि शब्द जो है वो एक होता है, विभु होता है और नित्य होता है। और इसके अंदर क्या बोले हैं? ध्वन्यात्मक शब्द, वर्णात्मक शब्द। ध्वन्यात्मक मतलब कि प्रोनाउंस विद द स्टिक, हैंड और फिंगर। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ध्वनि, गिटार बजा रहे हो आप, हारमोनियम बजा रहे हो आप, ड्रम बजा रहे हो, तबला बजा रहे हो, जो भी बजाने का इंस्ट्रूमेंट है, हारमोनियम है, कुछ भी रहने दो, उससे जो प्रोड्यूस जो शब्द होते हैं उनको बोलते हैं ध्वन्यात्मक शब्द। और जो वर्णात्मक शब्द होते हैं वो होते हैं वोकल कॉर्ड से, यानी कि हमारे टंग से, उर से, उर कंठ शिर जिह्वा मूल दंत नासिका ओष्ठ तालु। आपको संस्कृत लैंग्वेज के अंदर इनको डिटेल के अंदर बताया जाएगा कि शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है। अब हम जब बोल रहे हैं तो हम सांस भी उसके अंदर है, हमारा उर प्रदेश, हमारा कंठ, हमारा शिर, हमारा जिह्वा मूल, हमारा दंत, नासिका, ओष्ठ तालु, नाक, मुंह, होठ, टंग, है ना, तालु, पैलेट वगैरह, ये सब आपस में कांटेक्ट में आकर जो है दांत वगैरह वो सब क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, वो वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस होता है, उसको वर्णात्मक शब्द बोलते हैं। तो कौन कौन से हो गया? ध्वन्यात्मक शब्द और वर्णात्मक शब्द। आपको भी पता है ध्वनि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो बनता है वो क्या है? ध्वन्यात्मक शब्द। और वर्णात्मक शब्द जो हमारे वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस होता है। अब ध्वन्यात्मक मतलब खाली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला नहीं, अगर आपने ताली बजाई तो क्या है? ध्वन्यात्मक है। आपने टेबल बजाया तो क्या है? ध्वन्यात्मक है। आपने सीटी बजा दी तो क्या है? कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो, ध्वन्यात्मक में आएगा कि वर्णात्मक शब्द के अंदर आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको शब्द प्रमाण का क्लासिफिकेशन, उसका मीनिंग, उसका इजी एग्जांपल के साथ आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। और बीएमएस टॉक का ये वीडियो लेक्चर सीरीज अगर आपको पसंद आती है, आपकी स्टडीज के अंदर हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो लेक्चर्स को लाइक करो। और वीडियो के नीचे जब आप कमेंट बॉक्स के अंदर देखोगे उसको राइट साइड स्क्रॉल करो, वहां पे एक हाइप का बटन आता है। तो अब जब आप हाइप करोगे तो आप 3 बार मैक्सिमम एक वीडियो लेक्चर को हाइप कर सकते हो। उससे क्या होगा कि जो नए व्यूअर्स हैं उनके फीड के अंदर जो है यूट्यूब इसको पुश करेगा, तो उससे अल्टीमेटली बीएमएस टॉक की ग्रोथ भी होगी और बहुत सारे लोगों तक ये फ्री के जो वीडियो लेक्चर्स है, जो इतना प्रीमियम कंटेंट के फ्री वीडियो लेक्चर्स है, वो उन तक पहुंचेंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को हाइप करो। मैं मिलूंगा आपको आप्तोपदेश के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग बीएमएस टॉक एंड कीप स्माइलिंग।